पणजी से श्री अटांसियो मोन्सेरात ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तालीगांव से श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात यह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम की स्वीकृति दी है, चुनाव लड़ेंगे। 7 आंध्रे यहां से जो चुनाव लड़ेंगे वह फ्रांसिस्को और सिल्विरा यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मईम से श्री प्रेमेंद्र विष्णु सेठ यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री का मैंने नाम बता ही दिया जहां से चुनाव लड़ेंगे। परेम से श्रीमती दिव्या विश्वजीत राणे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बालपोई से श्री विश्वजीत प्रताप सिंह राणे, बालपोई से श्री विश्वजीत प्रताप सिंह राणे यह चुनाव लड़ेंगे। पिरोल से श्री गोविंद गावड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पोंडा यहां से श्री रवि सीताराम नायक जो पहले मुख्यमंत्री थे, वह पोंडा से श्री रवि सीताराम नायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिरोडा से श्री सुभाष शिरोडकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मडकई से केंद्रीय चुनाव समिति ने सुदेश भिंगी के नाम की स्वीकृति दिया, वह चुनाव लड़ेंगी। मुरगांव से श्री मिलिंद नायक, वास्को डा गामा हाँ, यहां से श्री कृष्णा सालकर चुनाव लड़ेंगे। दावली यहां से माविन गुदिनो जी दावोली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नुवे से श्री दत्ता विष्णु बोरकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। फारतोडा से श्री दामोदर नायक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और मडगांव से श्री मनोहर अजगावकर जो अभी डिप्टी सीएम हैं, वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। उसी प्रकार से बेनोलिम से दामोदर बंदोरकर यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नावेलिम से श्री उल्लास तुनेकर यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और कनकोलिम से यहां से श्री क्लाफासियो डायस बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, यहां से चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार आपके लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की विषय है, बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट पत्रकार है वो वेलिम से, वह जो हमारे सावियो रोडिग्स आप सब जानते ही होंगे, वह पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वहां से वह चुनाव लड़ेंगे। केपे से श्री चंद्रकांत कावेलकर जी जो अभी सरकार में डिप्टी सीएम है, पॉपुलर नेता है, वो वहां से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कहा कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। कुरचड़े से नीलेश काबराल यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सावर्ट से गणेश गांवकर ही विल बी द बीजेपी कैंडिडेट। सांगे से श्री सुभाष पाल देसाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। कानकोन से श्री रमेश
तावटकर, यह होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनको केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम स्वीकृति दी। ये 34 नाम है। अभी मैं आपके लिए यह बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो दलित है, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, इनको हितों के लिए सदैव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम करते हैं और यह वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है। और गोवा से भी अगर देखेंगे तो 3 जनरल सीटें हैं। 3 जनरल सीटें पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में 3 एसटी नाम की स्वीकृति दी है। जनरल सीटों पर 3 एसटी लड़ेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में स्वीकृति दी है। इसी के साथ साथ एसटी शेड्यूल ट्राइब। इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि एक जनरल सीट पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने एससी वर्ग के प्रत्याशी को अपना स्वीकृति दिया, वह चुनाव लड़ेंगे। तो 2 एससी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। एक जनरल पे एससी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब एसटी पे 3 जो मैंने बताया, वह तीनों के तीनों प्रत्याशी एसटी के हैं और तीनों जनरल सीट पे लड़ रहे हैं। इसी से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी सदैव जो दलित है, पिछड़े हैं, कुचले हैं, वंचित है, उनका माननीय प्रधानमंत्री सदैव उनका ध्यान रखते हैं और उनको सर्वोपरि उनके लिए हित के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार से ओबीसी के 11 प्रत्याशी होंगे। 11 प्रत्याशी। लोग तो आज कल ओबीसी के हितों की बात करते हैं, लेकिन किसी ने किया नहीं। है माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो ओबीसी के हितों के लिए उन्होंने काम किया। ओबीसी आयोग बनाने से लेकर के 27 ओबीसी मंत्री भी देने का काम किया। 9 माइनॉरिटी क्रिश्चियंस को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम की स्वीकृति दिया और 9 जनरल है। इसी के साथ साथ एक पत्रकार है, जैसे मैंने आपको बताया, 1 जर्नलिस्ट इज आल्सो देयर। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो अभी 6 प्रत्याशियों को के जगह नए प्रत्याशी देने का काम किया है। यह मैं आपके समक्ष रख रहा था। इतना मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा देवेंद्र भाई साहब ने बताया कि गोवा में स्थिरता के लिए, विकास के लिए और लगातार विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और पार्टियां केवल भारतीय जनता पार्टी के हराओ, किस प्रकार से हराए, वह रणनीति लेके काम कर रही हैं। गोवा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट दिख रहा है। एक करके पायल मेहता एक करके देखिए, पंजिम में जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं को टिकट दिया गया है। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहाँ से वो लड़ सकते हैं। उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है। और हम सबको लगता है कि उन्होंने मानना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में जो पर्रिकर परिवार है, उस परिवार को हमेशा सम्मान ही दिया है। 9 नहीं, वहाँ कोई सहयोगी दल नहीं है। बीजेपी पूरी 40 सीटें स्वयं लड़ने वाली है। देखिए, कभी कभी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम जिसको कहते हैं, ऐसा पॉलिटिक्स में भी हमको देखने को मिलता है। तो बाबूश मोन्सेरात और उनकी पत्नी दोनों चुनकर आए थे
और दोनों बीजेपी में आए। और उनकी पत्नी यानी जेनिफर मोंसेरात जो है, उनकी अपनी एक अलग पहचान भी है और वे अभी बीजेपी की सरकार में मंत्री भी है। और जहां तक विश्वजीत राणे का सवाल है, वो भी बीजेपी में कांग्रेस से आए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी से चुनकर आए। और जो प्रिय सीट थी वो प्रताप सिंह राणे जी की सीट थी। प्रताप सिंह राणे जी 50 साल तक लगातार उस सीट से चुनकर आए कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस वहां कभी नहीं हारी। इस बार हमने प्रताप सिंह राणे जी को यह निवेदन किया कि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, यह पार्टी देश का भला नहीं कर सकती और इसलिए आपकी सीट जो है वो बीजेपी को दे दीजिए और भारतीय जनता पार्टी से आप लड़िए या भारतीय जनता पार्टी को आप मदद कीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा, हमारी बात को उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने कहा मेरा एज भी ज्यादा है तो मैं नहीं लड़ूंगा और दिव्या राणे वहां पर लड़ेगी। तो इसलिए जो सिटिंग सीट है, उस सिटिंग सीट पर अगर कोई पहले निर्णय हुआ है तो ऐसे निर्णय भारतीय जनता पार्टी कैरी फॉरवर्ड करती है, नए निर्णय नहीं करती। नहीं, कांग्रेस लड़ेगी वो सीट, कांग्रेस क्यों नहीं लड़ेगी, पक्का लड़ेगी, लेकिन उनको हराएंगे हम। शायद कांग्रेस ने उम्मीदवार भी डिक्लेयर किया है। ठीक है, एक बार दिखा दीजिए, लिस्ट दिखा दीजिए, एक बार पकड़ कर। Well, that was BJP chief JP Nadda along with Devendra Fadnavis announcing the list of BJP candidates in Goa. Interestingly, this comes after just yesterday, NCP and Shiv Sena had confirmed their alliance, and Congress was out of the alliance, and even AAP had revealed its CM's face yesterday. And that's the latest we're getting in terms of the Goa elections, where right now what you just saw was the BJP read out its candidature list for the upcoming polls in Goa. The BJP has backed tainted Montserrat, ignores Utpal Parikar's claims, and Panaji goes to Montserrat. So that's the big update we're getting in terms of the candidature from Panaji, the capital of Goa, where recently we saw former Chief Minister, late former Chief Minister Manohar Parikar's son Utpal Parikar was miffed with the BJP. He had demanded a ticket from Goa, but unfortunately, BJP sort of, refused to give that ticket, and now we're seeing that it's out in the open, where the BJP has backed the tainted Montserrat, whereas has ignored the claims by Utpal Parikar. And for more on this, I'm joined by my colleague Ketan on the broadcast. Ketan, so we're seeing certain, names, certain highlights in this list where Utpal Parikar has not been given a ticket despite the controversy that broke out in the recent past. So take us through some of the interesting names on this list, and also the allegations made by Utpal Parikar, and now with the ticket given to another tainted politician. What does this, how do you read this? Well, so if you have a look at the list and what the BJP leaders in the dais, including Devendra Fadnavis, said that they said that BJP is a party that gives representation to all sections of society. But at the outset, he made clear that from the capital of Goa, Panji, it will be Antasio Montserrat or Babush Montserrat who will fight the polls. So clearly, Devendra Fadnavis later on explained that he has given options of other seats to Utpal Parikar. However, we have heard that Utpal Parikar has said that he is distressed that from his father's seat, Manohar Parikar, who built the organization and built the party in Goa with his sweat and toil, alleged criminal elements are getting the ticket. Babush Montserrat is a clear import from Congress. So is Vishwajit Rane, who left the Congress party and won on a BJP ticket where his father won for 50 long years. So clearly, BJP's list, if you have a look at the list, there is a lot of representation given to Catholic candidates. So BJP has ensured that there is a right caste
and creed mix of in the list. They also said that they have given two tribals tickets on open seats. So they are trying to explain how their seat is representative of the diversity of Goa. However, what has touched a raw nerve is denial of ticket to Utpal Parrikar. Ketan, in fact, also, as you pointed out about the caste and creed factor, so just yesterday we saw when the AAP announced its CM candidate from the Bhandari community, and now we have several names from the Christian community as well. So sort of Goa elections is interesting to watch out for, because you have, every political party, rooting for and trying to appease certain caste and community in the state. Yes, clearly. So Mirror Now was the first channel yesterday to explain that how the Bhandari community is so important in Goa, and Kejriwal, while giving his CM candidate, he has presented a candidate from the Bhandari community. Now, BJP's problem is that their incumbent CM candidate is from Maratha community, which is not so strong, which is strong in adjoining state of Maharashtra, not so strong in Goa. Now you saw that there are many Catholic names in BJP's list. There are also Bhandari names, and BJP had to make this point clear of caste and creed representation, because clearly the incumbent Congress party chief in Goa also belongs to the Bhandari community. So clearly BJP has taken all into consideration. There are a lot of imports from Congress who have also been rewarded for deserting the party. So BJP has on a political level taken steps, ensured that all the different segments are kept happy in Goa. However, what is going to touch a raw nerve, because Sanjay Raut, Shiv Sena leader, has already said that if Utpal Parrikar is denied a ticket, then we, NCP, Sena and other small parties will join forces and support his candidature. So it has all boiled down to that, and it is going to be interesting days in Goa politics in the days to come. Right. Also, Ketan, let's discuss about, you spoke about the Shiv Sena and the Congress and the NCP. Well, an interesting alliance over there, because in one state they're an alliance and in the other they're rivals. Well, see, you have to understand the topography. You have to understand the politics of Goa. NCP used to have Churchill Alamau, and he left the party to join the TMC. So there are so it doesn't have a ground in Goa. Shiv Sena may be a strong player in Maharashtra. It doesn't have a political ground in Goa. So what Congress has thought is realpolitik. And I'm not privy to the number of seats that both NCP and Sena ask. What the feeler that I get is, after the BJP list, there may be a lot of upheaval in the political camp of Goa. So today Congress may decide whether it is going to go with NCP or Sena, or I see some post-poll arrangement in the event of Congress not getting an absolute majority. There might be some tug between NCP and Sena. So by evening, we will come to know, we will get more clarity. However, one thing is certain: even if there is no MVA2 in Goa, that doesn't outrule the possibility of MVA allies coming together in a post-poll scenario. That's right, correct. As you pointed out, it doesn't rule out the possibility that the Congress, Shiv Sena and the NCP, although at the moment they're not in alliance, they're fighting as rivals. On the one hand, you have Shiv Sena and the NCP, and on the other, you have Congress. You cannot absolutely rule out a post-poll alliance. But currently, the breaking update, the interesting takeaway is the BJP list, where from Panjim, Utpal Parrikar has not been given a ticket and has been given to another tainted politician. We'll leave it there. Thank you so much, Ketan, for joining us with all those details.